जगदम्ब 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 छत्रपती खड्गधर गौडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। हर बार हमने देखा कि महाराज अलग अलग युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। जो भी नेचुरल बातें हैं उसका उपयोग करना और विपरीत परिस्थिति में भी डटकर सामना करना। महाराज की हर एक मुहिम विशेष विचार के साथ ही होती थी। पूरा नियोजन करके ही वे आगे बढ़ते थे। हमारे यहाँ हर त्यौहार का अपना एक महत्व है। इस बात को महाराज ने स्वराज के लिए कैसे उपयोग में लाया, ह्यूमन साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया और कितने अच्छे तरीके से किया, ये भी हम देखते हैं। पोला सिर्फ 12 साल की उम्र में पूना वापस आने के बाद जीजाबाई और शिवबा ने मिलकर चापित भूमि बनाया था, जिसको उस पर हल चलाया, उसे उपजाऊ बनाया और बताया, मन में विश्वास पैदा किया सबके कि ऐसा कोई शापित वापित भूमि नहीं रहती। मेहनत करोगे तो ये भूमि सोना उगलेगी। अंधविश्वास से कोई काम मत करो। जो अपने को साथ देता है उसे कभी ना भूलो। हर एक का सम्मान करो। होली का भी अपना अलग महत्व है। जलते हुए होली में अर्पण किया हुए नारियल को बाहर निकालना ये रिवाज है। उससे मनोबल बढ़ता है, ढाढ़स होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और संदेश मिलता है कि कोई भी कठिन काम करने की तैयारी रखो। आग में हाथ भले ही जल जाए मगर अपना काम कर्तव्य से मत मोड़ो। महाशिवरात्रि छोटी सी उम्र में बड़ा सा सपना था शिवबा का। मन में स्वराज निर्माण करने की इच्छा थी। अपने साथीदारों के साथ शपथ ली रायरेश्वर के मंदिर में। कौन से दिन? वो दिन था महाशिवरात्रि का। अब इसी दिन क्यों? तो शंकर भगवान की विशेष पूजा के लिए गांव गांव से लोग आएंगे, तो पूरे इलाके में स्वराज निर्माण के संकल्पने के बारे में संदेश जाएगा। काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे इस कार्य में। ये है मैनेजमेंट फंडा। नो इन्वेस्टमेंट, नो एडवर्टीजमेंट, ओनली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी एंड दैट टू फ्री। अब दसरे का उपयोग महाराज ने कैसे किया देखिए। पहले हर एक गांव को अपनी अपनी सीमा या बाउंड्री, हमारे भाषा में एलओसी, ये रहती थी। सभी बातें अपने अपने गांव के अंदर ही होनी चाहिए, ऐसा रिवाज था। महाराज ने इस बात को बदल दिया। नाम दिया सीमोल्लंघन, सीमा का उल्लंघन। मतलब एक ही सीमा के दायरे में, सीमित दायरे में नहीं रखो, वहाँ से निकलो। अपने पास पड़ोस में क्या हो रहा है ये देखो। अपने विचारों का आदान प्रदान करो। सिर्फ शस्त्र की पूजा ही काफ़ी नहीं है, तो अपने विचारों को तेज बनाओ। जिस देवी को आप पूजा करते हो, उससे पूछते हो, उसी ने भी समय आने पर शस्त्र उठाया और राक्षसी विचारों को खत्म किया। ये हमेशा ध्यान में रखो। दिवाली का भी एक अनोखा प्रयोजन था महाराज का। मतलब सभी लोगों से भी मिलते जुलते थे, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था। अमावस्या, पूर्णिमा, शुभ अशुभ ऐसा कुछ नहीं होता। अंधेरे से उजाले की ओर, मतलब दिवाली। महाराज का ज़्यादातर अटैक्स महाराज के रात के समय ही होते थे। मतलब दिन हो या रात, फोकस ऑन योर गोल। लक्ष्मी पूजन मतलब सिर्फ पैसों की पूजा नहीं, तो अपना ध्येय, उद्दिष्ट क्या है ये हमेशा ध्यान में रखो। लक्ष्य मी पूजेन, मतलब मेरा जो ध्यान है, गोल है, वो उसकी मैं पूजा करूँगा। और जब अपने लक्ष्य की पूर्ति करोगे तो वो ही होगा असली लक्ष्मी पूजन। अब इस हिसाब से देखते हैं कि शास्ता खान का तो बड़ा संकट था। अब उसकी मुहिम के लिए महाराज ने कैसा दिन चुना, कौन सा चुना, कुछ तो विशेषता होगी। देखते हैं हम। शास्ता खान का भारी संकट स्वराज तक आ पहुंचा था। उसे वहां से खदेड़ना था। उस मुहिम का दिन कौन सा चुना जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। अपने बुद्धि के बल से संपूर्ण योजना बनाना, शत्रु की पूरी जानकारी हासिल करना, हर एक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये तय करना। मतलब माइक्रो प्लानिंग शुरू हो गई। पूरे कातरज घाट से लेकर तो पूना तक पूरी मुगल फौज फैली हुई थी। मतलब पूरे इलाके को मुगल छावनी का रूप आ गया था। रास्ते रास्ते पर बंदूकधारी सैनिक थे। लाल महल के बाहर तो क्या, अंदर भी शस्त्रधारी सेना थी। जसवीर सिंह की 10,000 की राजपूत फौज, नजरबाज, जासूस, मतलब हर तरफ से शास्ता खान के रक्षा का पूरा बंदोबस्त किया था। इतना ही नहीं तो खुद शास्ता सोते समय अपने साथ बंदूक लेकर सोता था। देखिए, ये था सिवा का खौफ। अब प्रोजेक्ट लाल महल शुरू। मतलब डायरेक्ट महल में घुसकर शास्ता खान को सबक सिखाएंगे। फिर क्या, स्वराज की तीसरी आंख बहिर्जी नाइक अपने साथीदारों के साथ लग गए अपने काम पर। बहिर्जी रूप बदलने में तो माहिर थे ही, मगर सभी भाषा बड़ी सफाई से बोल लेते थे। फिर क्या, मोगली सिपाही बनकर घुस गए फौज में।
किसकी जगह कितने सैनिक है, उनकी ड्यूटी मतलब शिफ्ट कब बदलती है, अंदर कोई किसका पहारा है, बाहर क्या है, लोग क्या करते हैं, सभी की बारीकी से जानकारी हासिल की। फिर क्या हो गया निर्णय, दिन मुकर्रर हुआ अष्टमी का। शत्रु का खात्मा करके नवमी जोरदार मनाएंगे। ये तो थी एक बात, मगर उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे दिन थे रमज़ान के। मतलब दिन भर रोज़ा रखो, रात को भरपेट मिठाइयाँ, कबाब, बिरयानी सब खाओ और एकदम गहरी नींद में सो जाओ। महाराज ने अब आक्रामक युद्ध नीति का निर्णय लिया था। दिन तो ठहर गया, अब था महल के अंदर कौन कौन जाएगा। बाबाजी चिमणाजी देशपांडे ये शिवबा के बचपन के साथीदार थे, जो लाल महल को पूरी तरफ से अंदर से जानते थे। ये साजीता नाजी फिरंगोजी ऐसे 300-400 लोगों के साथ खुद शिवबा ने अंदर की जिम्मेदारी ली। बाहर मराठों की सेना टुकड़ी में बांटा। 1000 लोग महल के बाहर कुछ खास कातरज के पास सर्जेराव जेधे घोड़े तैयार रखेंगे और वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे सिंहगढ़। मतलब अंदर आने से पहले बाहर निकलने के मजबूत रास्ते तैयार रखे थे। धीरे धीरे सभी प्लानिंग हो चुकी। अब आती है महत्वपूर्ण योजना कि इतने सारे शस्त्रधारी सैनिकों के बीच में महल के अंदर कैसे पहुँचे। अगली योजना भी बन गई। अष्टमी के शाम को एक बड़े सरदार के बेटे की शादी का मुहूर्त निकाला गया। सभी बाराती काफ़ी साज धाज कर दूल्हे के साथ बारात लेकर बड़े जोरों शोरों से निकल गए। तब शादी के बारातियों को तलवार साथ रखने का रिवाज था। बड़े बड़े नगाड़े बैंड बाजे, हजारों बाराती निकल पड़े। लाल महल के सामने से ही बारात ले जाने का परवाना मतलब परमिशन पहले से ही ले रखी थी। बारात लाल महल के मुख्य द्वार पर आई। ढोल ताशे जोर जोरा से नगाड़े बज रहे थे। पहरेदार ने पूछा ही, सिपाही बोला, ये क्या कर रहे हो, इतने जोर जोर से नगाड़े क्यों बजा रहे हो? कुछ नहीं हुजूर, सरदार साहब के बेटे की शादी है, सभी भगवानों को न्योता दे रहे हैं। क्या है, गणपती हाय, देवी हाय, खंडोबा भी हाय, संध्याच नहीं आवतन द्यावं लागतं ना दादा। इधर महाराज और चुनिंदा साथीदार महल के पीछे की तरफ से धीरे से अंदर गए। कारतलब खान की सेना को तो कपड़े के साथ लूटा था, वो कब काम आएगा। पहन लिया मोगली वस्त्र और निकल पड़े महल के अंदर की तरफ। पहरेदार ने पूछा भी, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं जनाब, अभी अभी काम खत्म हुआ है, जादव की छावनी के हम हुजूर घर जा रहे हैं। टाइम भी बराबर चुना था, मतलब एक शिफ्ट खत्म होगी और दूसरे लोग पहरे पर आएंगे, वही टाइम। शक वाली तो कोई बात ही नहीं। वैसे ही लाखों की फौज में कौन किसको जानता है। ये दिन और भी खास थे। मतलब कुछ साल पहले औरंगजेब की तख्तपोशी मतलब राज्यारोहण हुआ था। उन दिनों की खुशी मनाने के लिए हर 3-3 घंटे के बाद नगाड़े बजाए जाते थे। सब नियोजन कैसा सोच समझ कर किया था। सभी लोग खा पी कर सोने चले गए, आराम करने लगे। महाराज और उनके साथीदारों को इसी का तो इंतजार था। मावलों के टुकड़े ने महल का प्रमुख दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लाल महल की व्यवस्था काफ़ी बदल दी गई थी। दरवाजे खिड़कियाँ अलग अलग जगह बिठाई गई थी। मतलब शिवबा ने बचपन में जैसा लाल महल देखा था वैसा अभी कुछ भी नहीं था। बहुत सारे बदलाव किए थे। शास्ता खान के साथ में रहने वाली जो स्त्रियाँ थी उनके लिए पर्दे लगवाकर अलग अलग जनान खाने भी बनवा गए थे। शास्ता कहाँ है ये समझना भी बहुत कठिन था। मावलों की टुकड़ी ने घुस गई अंदर। देखा तो क्या, कुछ रसोइये थे, काम कर रहे थे। उनका मुंह तो बंद करना पड़ा। सभी काम तेजी से करना था। किसी के चीखे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ना दे, इसलिए 2 मावलों नगाड़ों के पास बैठे कर नगाड़े जोर जोर से बजाने को उनको बता रहे थे। कहीं कहीं दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। बीच में आए सैनिकों को वहीं ख़त्म करते करते सब आगे ही आगे बढ़ रहे थे। बाहर कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लग रहा है। ये समझकर शास्ता खान उड़ गया तो सामने शिवा, ये क्या हुआ, ओह ये कैसे हुआ, अरे बचो बचो। बचते भागते शास्ता खान जनान खाने में जाकर छुप गया। अब संकट तो सामने खड़ा है। कुछ स्त्रियों ने अंदर के सभी दिए बुझाकर अंधेरा कर दिया। जनान खाने के पर्दों को चीर कर फाड़ कर महाराज और मावले आगे बढ़ रहे थे। तभी कोई व्यक्ति बाहर भागता हुआ नजर आया। महाराज तुरंत उसके पीछे दौड़े। अंधेरा काफी घना था मगर हड़बड़ाकर शास्त्र वो व्यक्ति ने पास वाली खिड़की से छलांग लगाई। महाराज ने लपक कर तलवार से वार किया और जोर से चिल्लाते हुए शास्ता खान नीचे गिर गया। अंदर काफी जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। तलवारें की खनक रही थी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहते कहते शास्ता का बेटा अब्दुल फतेह खान भी तलवार उठाकर महाराज की ओर दौड़ा।
महाराज ने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। सब समझे शास्ता खान मारा गया, शास्ता खान मारा गया। मराठों ने जाकर मुख्य दरवाजा खोल दिया ताकि बाहर छुपकर जो मावलों की टोकरी तैयार थी वो भी तुरंत अंदर दाखिल हो गई। मोगली भेस वाले मराठे खुद ही चिल्ला रहे थे, भागो भागो भागो, गनीम गनीम गनीम, जल्दी पकड़ो। मोगली सैनिकों को विपरीत दिशा में भगाया और सभी मावले बाहर की ओर धीरे से खसक गए। भागते भागते भी चिल्ला रहे थे, अरे भागो, तुरंत जाओ, शिवाजी के शास्ता खान पर हमला कर दिया है, तुरंत दौड़ो महल की ओर, पकड़ो शिवा को। ऐसा बोलकर सभी को महल की ओर दौड़ाया। सभी मावले साथीदार आराम से खिसक गए। महाराज का घोड़ा तो तैयार ही था, वे भी तुरंत रवाना हो गए सिंहगढ़ की ओर। अब जब ये लाल महल में हजारों की कत्ल देखी तो शास्ता का बेटा भी मरा पड़ा था, 2 बेटे घायल, शास्ता खान की उंगलियां कट चुकी थी, सभी अंगरक्षक मारे गए थे। मराठों का कारनामा देखकर तो सभी दंग रह गए, क्या है ये। इधर जैसे ही महाराज सिंहगढ़ की ओर रवाना हुए, सींग फूंककर इशारत हुई। एसएमएस जैसा काम हो रहा था, देखो एसएमएस नहीं था मगर काम वैसा ही। तुरंत कातरज में छुपे हुए मावलों ने मशालों को जलाया। महल में कत्ल देखते हुए हजारों सैनिक देखकर खान की सेना समझ गई, अरे हम सबकी तो नाक कट गई है। तुरंत सेना की एक टुकड़ी मराठों की पीछा करने के लिए दौड़ी। सेना को दूर से ही जलती हुई मशालें भागती हुई नजर आई। मुगल सैनिक ने जोर से घोड़े दौड़ाए, देखो जोर से चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। पास में जाते ही जो देखा तो तब तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मावलों की नहीं, बैलों की टुकड़ी थी जिनके दोनों सींगों पर जलती हुई मशालें लगाई गई थी और जोर जोर से ढोल पीटकर उन्हें भगाया गया था। जब ये सब हो रहा था तब सभी मावले कातरज के घाट से दौड़कर सिंहगढ़ की ओर भागे। मतलब पूरे गलत दिशा के रास्ते पर मुगल फौज को दौड़ाया और खुद सही सलामत निकल गए। सब दूर बड़ी ही चर्चा होने लगी, मोगलिया सल्तनत का सरनौबत, लाखों की फौज होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। चुनिंदा लोग कब आते हैं, कब हमला करते हैं, सब कुछ तबाह करके कैसे होशियारी से निकल जाते। बाप रे, ये हमारा सरनौबत। ऐसी चर्चा जोर पकड़ने लगी। बड़ा ही लांछन था मुगल पर। बाद में खबर आई कि जो मारा गया वो शास्ता खान का बेटा था। शास्ता खान की तो सिर्फ उंगलियां कटी थी, मगर मराठों ने महल में घुसकर जो कारनामा किया था ना, वो बड़ा ही जबरदस्त था। बड़ी सी टक्कर थी मुगलिया सल्तनत को। औरंगजेब के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत शास्ता खान की सूबेदारी छीन ली और तब का सबसे खराब, जिसे नरक कहते जाते थे, ऐसे बंगाल प्रांत में अपने मामा की बदली की, उसको निकल जाने का आदेश दिया। 6 अप्रैल को हमला हुआ और सिर्फ 2 दिनों में पूरा पूना इलाका सेना के साथ खाली कर शास्ता खान औरंगाबाद की ओर रवाना हुआ। पूरा मोगली शिकंजे से पूना मुक्त हो गया।